एसएससी इंग्लिश की तैयारी को लेकर के आप एक बार बता देंगे ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो जाए। तो सबसे पहला डाउट यह है कि एसएससी इंग्लिश की तैयारी के लिए कोई कोचिंग करनी है या सेल्फ स्टडी से ही हो जाएगा? क्या कहना है मैम आपका इसमें कि कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा? सर मेरे को लगता है कि पहले एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, जब पहले बच्चे एग्ज़ाम्स देते थे तो सेल्फ स्टडी से भी निकाला जा सकता था। लेकिन अभी जैसे बहुत सारी चीज़ों में आप देख रहे हो कि मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग्स की ज़रूरत शायद बच्चों को है। आपका कहना क्या है सर इस बारे में? सेल्फ स्टडी का तो खैर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप चाहे कोचिंग लो, सेल्फ स्टडी आपको तब भी करनी ही होती है। बिल्कुल। कोचिंग जो होती है आपको सारे बच्चों को पता होना चाहिए, कोचिंग्स आर नॉट देयर टू गेट यू जब सम जॉब, दे आर टू हेल्प यू। कोचिंग्स आपको हेल्प करने के लिए होती हैं। आपका एक अपना इंडेवर है, आपका एफर्ट है। कोचिंग्स जो होती हैं वो केवल उसमें आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी को आप छोड़ नहीं सकते, सेल्फ स्टडी का सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकता। कोचिंग से हमें फ़ायदा ये होता है कोचिंग लेने से कि हमारा सिलेबस कॉम्पैक्ट हो जाता है। अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो कई बार हमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो रेलिवेंट है या रेलिवेंट नहीं है। टीचर्स क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, सिलेबस को रिसर्च करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिसर्च करते हैं, फिर वो उसके हिसाब से आपको एक कंसाइज सिलेबस देते हैं कि ये आपका टू द पॉइंट सिलेबस है। और उसमें जो कन्फ्यूजन कॉजिंग एरियाज़ होते हैं, डाउट कॉजिंग एरियाज़ होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं लॉजिक्स के साथ में और ज़्यादा एग्जांपल्स देकर। तो कोचिंग से आपको ये मदद मिल जाती है कि आपका टाइम बच जाता है, आपके एफर्ट्स बच जाते हैं और आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी करते रहते हो। सेल्फ स्टडी से जो एक डर रहता है वो यही रहता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं बट ये मेहनत उसी डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में हमारी मंजिल है कि नहीं, तो वो डाउट एक रहता है बच्चों को। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए जिसमें कोचिंग और सेल्फ स्टडी, कि हमें कितनी हेल्प किस सब्जेक्ट में कोचिंग से लेनी है और कितनी हमें अपने आप करनी है। क्योंकि हमारे सिलेबस में कुछ पार्ट तो ऐसा हर एक सब्जेक्ट में ही होता है जो लर्नेबल होता है, जो हम अपने आप पढ़ के कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई टीचर गाइड या कोचिंग की जरूरत नहीं होती है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बुक्स में पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती, तो वहाँ टीचर ये में गाइड कर सकता है। अच्छा, तो ऐसा पार्ट सिलेबस का जो कि हम अपने आप पढ़ के नहीं समझ सकते, जिसमें हमें कन्फ्यूजन होंगे, तो वहाँ के लिए हमें कोचिंग की मदद लेनी चाहिए। अदरवाइज जो लर्नेबल पार्ट है, जो हम खुद पढ़ के सीख सकते हैं, वो हमें सेल्फ स्टडी के थ्रू ही करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा टाइम भी बचता है और हम बचे हुए टाइम को दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या एसएससी इंग्लिश में फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं? बिल्कुल लाए जा सकते हैं, क्यों नहीं लाए जा सकते। अगर आप अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, वो गैप पे आपने अच्छे से काम किया है, तो आउट 50 की अगर बात करूँ, 50 आउट ऑफ 50 आप आराम से ला सकते हैं। आते भी हैं बच्चों के, आते भी हैं। हाँ, अब तो फुल मार्क्स जो है इंग्लिश में जिस तरीके का सिलेबस है कि अगर बच्चा एक सिस्टम के साथ एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करे तो फुल मार्क्स ही आते हैं इंग्लिश में। आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं इसलिए। सर मैडम, इंग्लिश की तैयारी के लिए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना सही रहेगा? इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं कौन सा पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बच्चों को एकेडमिक्स की बुक्स, जो आपके एकेडमिक्स की बुक्स होती हैं स्कूल कॉलेज की, आप उनको पढ़ें। उनमें अच्छा टेक्स्ट दिया होता है, स्टोरीज होती हैं, पोएम्स होती हैं, आप उनको पढ़िए। उनमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको अंडरलाइन करिए, उनके अपने नोट्स अलग से बनाइए और पढ़ते समय ध्यान दीजिए कि आप जो ये ऐसे पढ़ रहे हैं या कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें आप सीख क्या रहे हैं, उसका कॉम्प्रिहेंशन कीजिए। और साथ ही में चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइजेस दी गई होती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, ट्रू फॉल्स, उनको आप सॉल्व कीजिए। तो आई वुड रिकमेंड academic books instead of some newspaper. Newspapers are not meant for learning language. Newspapers आपको देश दुनिया की जानकारी देने के लिए होते हैं। उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी होती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं होती है। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हो सकता है, लेकिन जो आपका टेस्ट होता है लैंग्वेज का, उसमें आपसे ग्रामर के जो इंटिकेसीज हैं वो एक्सपेक्टेड होती हैं, लैंग्वेज टेक्निकलिटीज एक्सपेक्टेड होती हैं, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ के तो नहीं सीख सकते। तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर के बजाय एकेडमिक्स की बुक्स को फॉलो करें। सर मैडम, इंग्लिश की कौन सी बुक सही रहेगी पढ़ने के लिए? इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप कोई भी बुक ले लीजिए। किसी भी बुक से प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं वो क्वेश्चन सेम ही होते हैं, ठीक है, अलग अलग बुक्स में। अदरवाइज़ अगर आपको इंग्लिश अपनी थोड़ी सी इम्प्रूव करनी है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेन एंड मार्टिन एक स्टैंडर्ड बुक है, रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, आप उसको फॉलो कीजिए। उसमें एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं और जब आप उस बुक को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि रेन एंड मार्टिन बुक के कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं जो एज इट इज़ एसएससी के प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। आपने ध्यान दिया होगा मैम कभी, एसएससी के कई ऐसे एग्जाम्स रहे हैं जिनमें रेन एंड मार्टिन बुक की एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस एज इट इज़ आए हुए हैं। तो आप रेन एंड मार्टिन बुक अच्छी बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी एक बाकी पीवाईक्यू सब में सेम होता है, प्रीवियस क्वेश्चन सब में सेम होता है।
और रेनर मार्टिन के बाद में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए, जो कंपटीशन की अप्रोच होती है लैंग्वेज की, उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, अच्छी बुक है, अच्छा लेवल है उसका, अच्छे क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एसपी बख्शी को फॉलो, हाँ एसपी बख्शी को, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि एसपी बख्शी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अच्छी बुक है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। सर, मैडम, एसएससी में बहुत से पेपर होते हैं जैसे CGL, CHSL, MTS, सब में इंग्लिश आती है। क्या किसी भी एग्जाम की इंग्लिश की तैयारी करें तो वो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी है क्या? देखिए, इंग्लिश में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एसएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें ऐसा नहीं कि एमटीएस के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करनी है, CHSL के लिए कुछ अलग से करनी है, CGL के लिए कुछ अलग से करनी है। सब में अगर आप देखेंगे तो सिलेबस सेम है आपका। और आजकल तो आपने देखा होगा कि एमटीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, CHSL में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो CGL में भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब आपको अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, चाहे आप सीपीयू की कर रहे हैं, तो आपको सेम तरीके से पढ़ना है सब चीज़ों को। वही ग्रामर है, वही वोकैबुलरी है, वही कॉम्प्रिहेंशन है। अगर आप उसको अच्छे से एक सही तरीका बनाएंगे अगर पढ़ने का, कि हाँ मुझे इस तरह ग्रामर पढ़नी है, इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, ऐसे वोकैब पढ़नी है, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, तो कोई भी एग्जाम आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। अलग अलग आई डोंट थिंक कि आपको उसके लिए कुछ अलग अप्रोच लगानी है कि ये वाला एग्जाम है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेंगे, स्पेशली फॉर एसएससी एग्जाम्स। तो ऐसा कुछ नहीं है आई थिंक। बाकी सर आपको कुछ एमटीएस का मुझे एक क्वेश्चन पेपर याद आता है, 2016 या 2015 का है शायद, तो उसमें 10 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के पूछे एंड ऑल प्रीपोजिशंस सारे प्रीपोजिशंस, मतलब वो लेवल सीजीएल का भी नहीं था। उन्होंने सारे पूछ ही दिए सारे, मतलब और 2-3 साल ऐसा लगातार किया कि 10 फिल इन द ब्लैंक्स आते थे 25 में से, और वो 10 के 10 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं तो वो प्रीपोजिशंस ही पूछते थे, उसमें कुछ और नहीं पूछते थे। और प्रीपोजिशन, वर्ब एडवांस, आर्टिकल्स, ही चैप्टर से बच्चों को वैसे ही बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं बच्चों को। आप ये मान के चलिए कि जो एग्जाम का पैटर्न है केवल वो डिफरेंट है, सिलेबस आपको A to Z वही कवर करना है। सीजीएल में कुछ भी आ सकता है, हल्के लेवल के कॉन्सेप्ट्स भी आ सकते हैं और बाकी एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी आ सकते हैं। वही एमटीएस में भी है, एमटीएस में भी वही लेवल होता है, बस एग्जाम का पैटर्न वेरी करता है। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉलो करनी चाहिए लैंग्वेज को पढ़ते समय, कि जिसमें A to Z बेसिक्स टू एडवांस आपके सारे कवर हो जाएं। ऐसा कहीं पे नहीं है कि ये इतना इंग्लिश का पोर्शन है, ये केवल सीजीएल में आएगा, इतना पोर्शन जो है वो सीपीओ में आएगा, इतना केवल CHSL में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको इंग्लिश को एक लैंग्वेज मान के, कंप्लीट सब्जेक्ट मान के सीखना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ये चैप्टर्स हम छोड़ देंगे, टेंस और प्रोनाउन जो है ये एमटीएस में नहीं आएंगे, या प्रीपोजिशन और एडवांस वर्ब। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी देखा है, बच्चे ऐसे भी करते हैं कि जैसे वर्ब है तो प्री के लिए वर्ब पढ़ लेते हैं और वर्ब एडवांस मेंस में पढ़ लेंगे, तो वो गलत सोचे। जानकारी नहीं तो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप ये मान के चलो कि आपको 4 से 6 महीने तो तैयारी करने में लगेंगे, और उसमें आप A to Z तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए कि ये चैप्टर्स इस एग्जाम में नहीं आते, उस एग्जाम में नहीं आते। एसएससी का सिलेबस कमोबेश इंग्लिश का जो है वो कॉमन ही है। एक फाइनल क्वेश्चन ये है कि एसएससी एग्जाम्स में 0 लेवल से तैयारी कैसे करें और इसकी तैयारी के लिए कितना समय देना पड़ेगा? इसमें मैम आप बच्चों को उसको समझाइए पहले। तो 0 लेवल से तो मैं यही कहूँगी, फॉर एग्जांपल मैं ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर में आई थिंक आपको कभी भी ना, कुछ बच्चे कोशिश करते हैं कि सीधा मिसलेनियस करने की कोशिश करते हैं कि चलो आज क्वेश्चन लगा के देखते हैं कि मतलब हमसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। डेफिनेटली आपसे नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी तक आपने अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर नहीं किया है। तो जब भी आप, मैं ग्रामर की अगर बात करूँ तो हमेशा 0 से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप चैप्टर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने नाउन किया, तो नाउन को पहले अच्छे से समझिए कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो नाउन पे प्रैक्टिस कीजिए, देन प्रोनाउन पे आइए, प्रोनाउन के बेसिक्स क्लियर कीजिए, प्रोनाउन की प्रैक्टिस कीजिए। तो पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको लगेगा कि हाँ मैं चैप्टर वाइज मेरी अच्छी कमांड हो रही है, मैं अच्छे से क्वेश्चंस बना पा रहा हूँ चैप्टर वाइज, उसके बाद कोशिश कीजिए मिसलेनियस करने की। मिसलेनियस भी उस तरह से कीजिए कि पहले 2 चैप्टर्स को मिक्स कर लिया, नाउन प्रोनाउन टेंस को मिक्स कर लिया, एडवर्ब एडजेक्टिव को मिक्स कर लिया कि चलो आज इन दोनों के क्वेश्चंस मिक्स करके लगा के देखते हैं कि बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे। इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि अगर आप मिसलेनियस करोगे तो क्वेश्चंस अपने आप ही बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसी वोकैबुलरी में, वोकैबुलरी को पढ़ने का क्या तरीका होता है, अब उसको रिविजन करना ज़रूरी है। अब बच्चे क्या करते हैं, नया पढ़ने के चक्कर में पीछे का भूलते रहते हैं। पीछे के वर्ड्स पढ़ लिए, फॉर एग्जाम्पल आज आपने 10 वर्ड्स पढ़े, कल फिर 10 वर्ड्स पढ़े, तो पीछे के वो जो 10 वर्ड्स पढ़े हैं ना, उनका रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये सोचना है आज कि आज मेरे 10 नहीं, आज मेरे 20 वर्ड्स हैं, 10 कल के और 10 आज के। तो अगर पीछे की चीज़ों का रिवीजन करते चलेंगे वोकैबुलरी में, तो वो अपने आप देखोगे कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगी और धीरे धीरे आपके जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे।
ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन में है। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो स्ट्रांग होता है ना, वो प्रैक्टिस से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर ग्रामर पे आपने अच्छी पकड़ बना ली है, वो क्या आप पे अच्छी पकड़ बना ली है, तो उसके बाद जब आप कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ज़्यादा वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। आगे सर बताएंगे आपको कुछ अच्छी ट्रिक्स की क्या कर सकते हैं। सही अप्रोच है आपने बच्चों को जो जानकारी दी। ऐसा ही होता है कि अगर आपको इंग्लिश, आप ये मानते हो कि ज़ीरो, पहली बात तो ज़ीरो कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगर कोई ज़ीरो लेवल का है और वो सोचता है कि मैं कंपटीशन की तैयारी करूंगा और मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा होता नहीं है। ये सब हवाई बातें हैं। ज़ीरो कुछ नहीं होता। बस हाँ, ये होता है कि हमें कुछ चीज़ें आधी अधूरी पता होती हैं, कुछ सिस्टमेटिक पता होती हैं, कोई चीज़ें हमें ऐसी पता होती हैं जो गलत होती हैं। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो कई बार या तो हमें सिलेबस नहीं पता होता कि हमारे सिलेबस में लैंग्वेज से क्या क्या आता है, या कुछ आधा अधूरा पता होता है, या कई बार ऐसा होता है जो हमें पता होता है वो गलत होता है। ऐसा भी होता है मैम, कई बार बच्चों को गलत जानकारियाँ भी होती हैं। तो ज़ीरो कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल मत मानिए कि आप ज़ीरो हो। आप ये मानिए कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ज़ीरो नहीं होता कुछ। और रह गई बात जो तैयारी करने का तरीका है, वो जैसा आपको मैम ने बताया है, यही सही तरीका है कि पहले आप अपने गोल सेट कीजिए चैप्टर वाइज, कि ये चैप्टर मुझे सीखना है। और क्या कीजिए, मैंने देखा है कई बार जैसे कंपटीशन के बच्चे तैयारी शुरू करते हैं तो वो प्रैक्टिस पे बड़ा फोकस करते हैं। वो शुरुआत ही करते हैं तो प्रैक्टिस ही कर देते हैं। कोई प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस पेपर खरीद लिया, ठीक है, कोई बुक ले ली, कोई प्रैक्टिस का बैच ज्वाइन कर लिया, वहाँ से नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, तो आप प्रैक्टिस के चक्कर में पहले मत पढ़िए। पहले आप एकेडमिक्स की बुक्स पढ़िए, उनमें जो थ्योरी है, ठीक है, लैंग्वेज की, उसको जानकारी वो इकट्ठी कीजिए। फिर उसका एप्लीकेशन कॉम्पिटिटिव सिलेबस में होता है। आप देखेंगे जो स्कूल कॉलेज में आप इंग्लिश पढ़ते थे उसका सिलेबस और जो कंपटीशन का सिलेबस है वो सेम होता है, बस अप्रोच डिफरेंट होती है। आप वहाँ पे क्वेश्चंस को याद करते थे, आंसर लिख कर आते थे। यहाँ पर आपको उनके एप्लीकेशंस करने होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उनकी मदद से। तो सबसे पहले आप एकेडमिक्स की बुक्स पढ़िए, चैप्टर वाइज अपना चैप्टर सेट कर लीजिए कि इस मंथ में मुझे ये 2 चैप्टर करने। आप उनकी थ्योरी पढ़िए और जो एकेडमिक्स की बुक्स हैं उनसे उनके क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब आपके 2 चैप्टर हो जाएं फिर आप नेक्स्ट चैप्टर कीजिए। तो इस तरीके से एक बार पूरा सिलेबस पहले जो है ना वो उन बुक से कंप्लीट करें। फिर उसके बाद में आप कंपटीशन की बुक, जैसे मैंने आपको बताया रेन एंड मार्टिन है, एसपी बक्सी है, फिर आप इन बुक्स पे शिफ्ट कीजिए। फिर यहाँ से जो कंपटीशन के लिए इंग्लिश की अप्रोच होती है उसको डेवलप कीजिए। अगर आप बेसिक्स किए बगैर डायरेक्ट कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको परेशानी होगी ही होगी, क्योंकि कंपटीशन में कई बार क्या होता है कि टीचर्स भी बच्चे को सीधे प्रैक्टिस ही करवाना शुरू कर देते हैं। हाँ, ठीक है, तो आप चाहे बुक से पढ़ें, चाहे सेल्फ स्टडी के द्वारा पढ़ें या कोचिंग लेकर पढ़ें, आपकी कोशिश पहले ही होनी चाहिए कि पहले लैंग्वेज के बेसिक्स समझो। बेसिक्स समझ में आएंगे, ठीक है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, जो बेसिक टर्म्स हम यूज़ करते हैं उनके डेफिनेशंस क्या हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, उनके फीचर्स कितने होते हैं। वो जब थ्योरेटिकल पार्ट आपका कंफर्म मतलब आपका हो जाएगा कंप्लीट, फिर उसके बाद आप एप्लीकेशंस पे आइए। फिर क्या करेक्ट यूजेस होते हैं नाउन्स के, क्या करेक्ट यूजेस होते हैं एडजेक्टिव्स के, फिर आप उन पर शिफ्ट कीजिए। सर आपने देखा होगा जैसे बच्चे हम लोग पढ़ाते रहते हैं तो बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं कि मॉक में नंबर कम बन रहे हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं ये भी होता है कि सिलेबस अभी तक आपने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है और आप सीधा मॉक लगाने लगे। तो जो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस तरह से मॉक टेस्ट लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो नंबर हैं वो कम ही आएंगे उसमें, तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आपको सीखने की ज़रूरत है तो आप पहले सीखिए, प्रैक्टिस बाद में कीजिए। हमारा जो प्रिपरेशन होती है ना, आप इसको एक तरीके से मोटे मोटा देखें तो आप इसको डिफरेंट स्टेप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सिलेबस क्या है। फिर आप ये देखिए कि कोई अटैम्प्ट देके दीजिए, 1-2 मॉक दीजिए और देखिए कि आपके कितने मार्क्स आए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको सीखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें अपना एनालिसिस करना है कि हमारा स्तर क्या है, जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें उसका लेवल क्या है। फिर उसके लिए आप स्ट्रेटजी बनाइए। सबसे पहले जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं या आधी अधूरी आती हैं या जिनमें आपके डाउट्स और कन्फ्यूजन्स हैं, पहले आप उनको सीख कर क्लियर कीजिए। फिर सीखने के बाद में जो आपने सीखा है उसका रिवीजन करें। रिवीजन में देखें कि जो आपने सीख लिया उसमें ऐसा तो नहीं कहीं पे कोई कन्फ्यूजन या डाउट कॉजिंग एरियाज़ हो, उनको पॉइंट आउट कीजिए, वो अपने डाउट्स और कन्फ्यूजन्स क्लियर कीजिए। जब रिवीजन हो जाए फिर उसके बाद में आप प्रैक्टिस पे शिफ्ट कीजिए और प्रैक्टिस तब तक करते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल, ये तरीका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पूरी कोशिश की आप लोगों के डाउट्स जो थे उनको रिजॉल्व करने की। और बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो हम सब आप लोगों के साथ हैं। तो सभी डाउट्स जो भी आप लोगों के हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर से एक वीडियो करेंगे और आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।
नौकरी सिर्फ एक सपना नहीं है, जरूरत है हम सब लड़के लड़कियों की। कुछ ख्वाबों को हकीकत में बदलना है, कुछ जरूरतों को पूरा करना है और कुछ उम्मीदों को टूटने नहीं देना है, कुछ अनकहे सवालों का जवाब देना है। इस बार चाहते हैं अगर रिजल्ट की PDF में कि तुम्हारा भी नाम हो तो आज से ही जी जान जाए।